हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। मैंने नेम इज जेवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और दोस्तों, आज हम जो है जीके रामबाण 4.0 के अंदर पढ़ने वाले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और जबरदस्त टॉपिक, जिसको पढ़ने के बाद एक इंटरेस्ट भी जागेगा, मजा भी आएगा और बहुत सारी चीजें जो है आपको यहां पे सीखने को मिलेंगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आ जाइए एक बार। आप देखिए कि हमने जो है मौर्यों का पूरा काल जो है कवर कर लिया था और हमने देखा कि कैसे मौर्यंस ने जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग रखी और सबको जो है मजबूती के साथ अखंड भारत को जो है बनाकर यहां पे रखा है। लेकिन अब आगे क्या हुआ? क्या आगे वो अखंड भारत वैसा ही रहा या चीजें बदल गई? फिर उसके बाद की जो जियोपॉलिटिक्स है भारत के अंदर क्या होती है, हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, मजा भी आएगा और चीजों को समझने में आपको जो आसानी होगी, क्योंकि मैं मैप्स वगैरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई अब जो है इसके अंदर क्या बदलाव आए, जिसकी वजह से जो है पूरा भारत का नक्शा ही बदल गया। जैसा आप पहले देखते थे भारत को, वो सारा का सारा नक्शा बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा जब हम अब देखेंगे पोस्ट मौर्यन काल में। मौर्यों के जाने के बाद जो है आपका जो है दो भाग में बंटता है। मौर्यों के बाद आप देखो कि दो भाग कौन से बनेंगे। एक तो नेटिव रूलर्स के बनेंगे। नेटिव का मतलब होता है कि हमारे ही देश के जो लोग अशोक के या फिर कहें कि बृहद्रथ कह लीजिए एग्जैक्टली, तो बृहद्रथ के बाद जो चलाएंगे तो ये तो हमारे ही देश के लोग हो जाएंगे जो यहाँ पे राजपाट को संभालेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है फॉरेनर, फॉरेन कह लो या फॉरेन इन्वेजन बहुत सारी होंगी, जो बाउंड्री पे आकर, जिसको आप देखो कि अशोक ने बहुत अच्छे से संगठित करके रखा हुआ था, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो खराब होता रहेगा और बाउंड्री पे आके इतने लोग खड़े हो जाएंगे। आप देखिए कि कहीं से पार्थियन आ रहे हैं, कहीं से सिंथियन आ रहे हैं, कहीं से कुषाण आ रहे हैं, ये सारे बाहरी लोग हैं। तो ये आकर यहाँ पे भारत पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे फिर हमारे नेटिव रूलर क्या कर रहे थे, उनको बचाने के लिए हम वो भी चर्चा करेंगे। तो दो भाग में ये पूरा का पूरा सेशन बटेगा। आज जो फोकस रहेगा वो नेटिव रूलर पे रहेगा, यानी कि हमारे यहाँ के लोगों पे रहेगा कि हमने जो है यहाँ पे क्या किया है, ठीक है भाई मेरे, और कैसे राजपाट को संभाला है। अब आप देखिए कि जैसे ही पूरा का पूरा रूल जो है मौर्यों का अंत होता है, वो अभी हम देखेंगे कि कैसे अंत हुआ। तो उस केस के अंदर यहां पे हम देखते हैं तो तीन बड़ी जो डायनेस्टीज हैं जो हमारे नेटिव रूलर कहें कि यानी कि हमारे ही भारतीय लोग थे, वो कौन कौन आते हैं यहां पे। एक तो शुंग आएंगे, एक कण्व आएंगे और एक सतवाहन आएंगे। ये तीन नाम अभी के लिए आप याद कर लीजिए, क्योंकि अब मैं मैप से आपको सारी चीजें समझाऊंगा तो वहां से आपको और अच्छा समझ में आएगा। आप देखो, ये मैप को आप बिल्कुल भी आज के मैप के साथ कंपेयर मत करना। ये उस टाइम का मैप है, तो कोई बोले कि अरे वो वाला एरिया कहां गया, अरे वो वाला एरिया कहां गया, ये उस टाइम के हिसाब से मैप है। अब इसमें आप देखिए कि मोटा मोटा अगर मैं देखता हूं तो अशोक ने जो संभाल के रखा हुआ है भाई मेरे, अशोक ने ये सारा एरिया जो है आप रफ देखेंगे तो संभाल के रखा हुआ है। इसी को ही हम अखंड भारत भी बोल देते हैं। अब अशोक के बाद क्या होता है, आपको पता है कि जो पूरा एम्पायर है वो दो भाग में बट जाता है, अशोक के बेटे और अशोक के पोते के बीच में। अब वो कैसा बटता है भाई मेरे, आप यूं लाइन खींच लीजिए, ये लाइन खींच ली। अब इसमें मैंने आपको क्या बोला था, जो वेस्टर्न भाग है इस तरफ जो है ये वेस्टर्न भाग हो गया, इसको यहां लिख लेते हैं ना, वेस्टर्न भाग हो गया, और इस तरफ जो है ईस्टर्न भाग हो गया। अब ये ईस्टर्न भाग और वेस्टर्न भाग दो भागों में बटा, तो जो वेस्टर्न भाग है वो किसके पास जाएगा, वो गया आपका कुणाल के पास, ठीक है, ये था अशोक का बेटा। और वहीं पे जो ईस्टर्न भाग है ये किसके पास गया, ये गया दशरथ के पास, ठीक है, दशरथ मौर्य के पास। तो ये जो है अशोक का पोता है। ये बात हमें समझनी है। अब होता क्या है आप समझना कि बेशक से ये एम्पायर जो कुणाल अच्छे से संभाले हुए है, लेकिन आप समझो कि इस जगह पे भी जो है ना, जो अगले सक्सेसर आएंगे, यानी कि कुणाल के जो बच्चे होंगे या उनके बच्चों के बच्चे होंगे, वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस दे नहीं पाएंगे। और दूसरा आप समझो कि जो कुणाल का पूरा एरिया है ना, ये किसके मतलब प्रोवोकेशन में फंसा हुआ है, कुणाल का सारा एरिया जो है इधर फॉरेन इन्वेजन हो जाएगी भाई मेरे। क्योंकि आप देखो ना, जितने भी लोगों ने हमला करना वो इधर से ही करेंगे। दशरथ फिर भी सेफ है भाई मेरे, है ना, लेकिन ये बिल्कुल सेफ नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हैं। और यहाँ पे जो है बार बार हमले होंगे। अब उनको कैसे बचाना है, क्या करना है, एक राजा का चौकस होना बहुत जरूरी है। और सेंट्रलाइजेशन जो पावर की होती है, वहां तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब वही है ना कि पोते हो गए है ना, फिर उनके भी बच्चे हो गए, अब वो इतने सारे लोग बोलेंगे कि हमें दो राजपाट, हमें दो, अब इतने सारे उत्तराधिकारी खड़े हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, वही चीज जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। आज आपके पापा के पास मान लो 4 प्लॉट हैं और तुम मान लो कि तुम्हारे पापा ने पैदा कर दिए 3 बच्चे, है ना, तो अब वो जो 4 प्लॉट है 3 भागों में बटेंगे। लेकिन अचानक से है ना पापा का मन किया कि नहीं एक और बच्चा चाहिए हमें, तो है ना, तो उन्होंने एक और बच्चा पैदा कर दिया, तो 4 बच्चे हो गए। अब वही 4 प्लॉट जो है आप समझो कितने लोगों में बट गए, 4 लोगों में बट गए, है ना। बाकी 3 बच्चे देख रहे होंगे कि तो ये नया कौन आ रहा है ना, उत्तराधिकारी बनेगा ये, है ना। तो ऐसे वाले फीलिंग आएगी, है ना, कि अच्छा बंटवारा प्रॉपर्टी का इसको नहीं देना है, ठीक है।
फिर आप देखिए कि आप सबके भी बच्चे हो जाएंगे, तो फिर वही एक एक प्लॉट जो है उन दो दो तीन तीन बच्चों में बटेगा, तो यानी प्रॉपर्टी जो है कम होती जाती। इसी वजह से यहाँ पे या तो एक्सपेंशन की जाए, है ना, इसीलिए अपने दम पे करना पड़ता है। बाप दादाओं के दम पे जो है हम छोटा मोटी विरासत ले सकते हैं, बहुत बड़ी विरासतें हमें नहीं मिल सकती, है ना, अंबानी अडानी हम है नहीं वैसे भी। तो ये कहानी है सारी की सारी। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो दशरथ मौर्य है, दशरथ मौर्य के भी यहाँ पे जो आगे लोग आएंगे वो आप समझो कि उतने सक्सेसफुल लोग होंगे नहीं, और वहां पे भी जो है एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। अब अगर मैं यहाँ की कहानी समझूं थोड़ी सी, तो ये नीचे अगर आप देख रहे हैं ये आंध्रा वाला रीजन है, ये वाला रीजन आप देख रहे हैं ये है आंध्रा वाला, इनको हम क्या कह सकते हैं, सतवाहना, या फिर इनको आंध्रा भी बोल सकते हैं। अब जब तक अशोक ने डंडा चला रखा था तब तक तो ये है माई बाप किया करते थे, है ना, उसके बाद भी दशरथ तक भी मामला ठीक था, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने क्या किया है ना, आप देखो कि यहां पे ये थोड़ा सा अपना जो है तेजी बरतने की कोशिश करेंगे। उधर देखो अशोक ने कलिंग को हराया था, तो कलिंग के अंदर जो है पहले से एक परेशानी थी कि भैया इन दुष्टों ने हमें हराया है, इनकी तो ऐसी की तैसी फेरेंगे, है ना कहीं वो लाइनें चलती आ रही थी कि भाई इनसे तो अलग होना है ना, तो इधर कलिंग वाले भी खार खाए हुए हैं। और वहीं पे ये पूरा का पूरा जो एरिया बचा हुआ है, आप जो बचे हुए एरिया को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहां पे आप देखो कि जो आखिरी रूलर है, आखिरी रूलर कौन है, बृहद्रथ। अब ये बृहद्रथ जो है इतना आप कह लो कि उतना बढ़िया रूलर है नहीं है। अब ये बृहद्रथ जो है जनता भी उसके सपोर्ट में नहीं है, और इसी का कमांडर है पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, कौन है भाई मेरे, पुष्यमित्र शुंग, जो कि क्या है, एक ब्राह्मण। अब क्या होता है, एक दिन मौका देखता है भाई पुष्यमित्र, और देखता है कि भाई इसके बस का है नहीं, बृहद्रथ के बस का, बहुत ही वीक रूलर है। एक दिन जाता है भाई मेरे, ठक ठक टपका देता है बृहद्रथ को, और खुद जाके जो है गद्दी पे बैठ जाता है। तो कुल मिला के कहानी ये है क्योंकि मौर्यों के यहां पे जो है उतने स्ट्रांग रूलर नहीं रहे, तो ये एरिया तो होगा पुष्यमित्र के अंडर। लेकिन नीचे जो है इधर कलिंग जो है ये सारे फ्यूडेटरी हैं, है ना, फ्यूडेटरी का मतलब सामंत है सारे के सारे, है ना। तो ये पहले माई बाप कर रहे थे, लेकिन अब मौका देखा, अच्छा इधर पुष्यमित्र आ गया, तो इन्होंने क्या किया, कलिंग वालों ने बोला कि भैया हम अपना कर लेते हैं, है ना, वो अपना साइड में हो लिए, वहां पे जो इनका बड़ा राजा आएगा वो खारवेला आएगा। तो कलिंग का भी जो अंदर की ईगो थी वो सेटिस्फाई हुई कि भाई क्यों इनके अंडर रहे, हम तो अलग रहेंगे। फिर उसके बाद आप देखिए जो सतवाहना माई बाप करते थे, सतवाहनों ने भी क्या है यहाँ पे विरोध कर दिया कि भैया हम तो नहीं है इसके साथ, है ना, पूरा तख्ता ही जब पलट हो गया, जियो पॉलिटिक्स ही पलट हो गई, तो सतवाहनों ने भी बोल दिया कि हम तो भैया सेपरेट है, हम तो अलग हैं। तो यानी कि यहीं से जो है सतवाहन भी जो है पावरफुल होना शुरू हो जाएंगे। और वहीं पे आप सोच रहे हो चलो ये एरिया तो है, ऐसा नहीं था, ये एरिया के रूलर कौन सा इतने अच्छे थे, वो भी ऐसे ही थे, है ना। तो वो ऐसे थे, तो हुआ क्या कि इस तरफ से जितने भी फॉरेन अटैक हुए, धड़ाधड़ अटैक हुए, और ये भी जो है हाथ से गया। अगर मैं एग्जैक्ट आपको बताऊं तो इस तरफ अगर आप देखते हैं तो चाइना ने दीवार बना दी थी, है ना, क्विंशिन के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। तो यहां हुआ करती थी यूचीज ट्राइब्स, यूचीज हुआ करते थे, उनके अंदर भी 5 ट्राइब होती थी, जिसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन पॉइंट ये, मैं सिर्फ एक रफ आइडिया देना चाह रहा हूं। इधर यूचीज हैं भाई मेरे, है ना, और इस तरफ जो है बैक्टीरिया वगैरह वाले लोग हो गए, है ना, और नीचे जो है आप अगर देखते हैं तो यहां पे जो है पार्थियंस लिख लो, ठीक है, इधर जो आ जाएंगे पार्थियंस आ जाएंगे, ठीक है। और कौन हो सकता है आपका, हाँ इस तरफ जो है आप देखिए, इसको थोड़ा सा अलग कर लेता हूं, एक सेकंड रुकिए, यहां हटाते हैं पहले। छोटा एरिया जो है वो अभी इसको कह लो इंडो ग्रीक्स, है ना, और बाकी जो है आपके जो हो जाएंगे ये साका कह लो या सिंथिया कह लो, ये साका हो गए, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे, ये यूची ट्राइब जो है आगे बढ़ना चाहती है, एक्सपेंशन करना चाहती है, चाइना ने दीवार बना दी, उधर जा नहीं सकती है ना, तो यूची ट्राइब इधर को बढ़ना शुरू कर देती। जैसे ही वो इधर को बढ़ना शुरू करेगी वो साका पे हमला करेगी, इसके एरिया को हड़पने की कोशिश करेगी। अब साका को कहीं ना कहीं एरिया चाहिए, तो वो यहाँ पे प्रेशर करेगा इंडो पे ग्रीक, है ना, इंडो ग्रीक पे हमला करेगा। और इधर पार्थियंस है, उनको भी आगे बढ़ना। पार्थियंस समथिंग लाइक आप देखो कि ईरान, अफगान तो क्या ही कह ले, ईरान वाले एरिया से आए थे, है ना, तो ये भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब ये भी इधर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, वो भी इधर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब यहां इंडो ग्रीक्स जो है उनके पास ऑप्शन नहीं है भाई मेरे, दोनों तरफ से उनको पीसा जा रहा है ना, क्योंकि हर कोई जो है पावर का बेसिकली शिफ्ट हो रहा है, आप ऐसे समझ लीजिए सेंटर ऑफ पावर शिफ्ट हो रहा है। तो इंडो ग्रीक्स जो है आप देखो यहां थी हिंद कुश की पहाड़ियां, इंडो ग्रीक इन पहाड़ियों को क्रॉस करने वाले पहले
फॉरनर बन गए, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, है ना। तो वो उन्होंने जो है पहाड़ियां क्रॉस कर दी, उन्होंने बोला कि हम भारत पे हमला कर देते हैं, और सिकंदर से भी ज्यादा एरिया जो है इन्होंने भारत का हड़प लिया था, क्योंकि यहाँ पे उतने सक्सेसफुल रूलर थे नहीं। और फिर जो अगर हम देखते हैं तो सेल्यूसिड एम्पायर जो है, सेल्यूसिड एम्पायर भी जो चल रहा था वो भी कुछ नहीं कर पा रहा था। ये देखिए सेल्यूसिड भी कुछ नहीं कर पा रहा था, तो सेल्यूसिड का भी ऐसी की तैसी उन्होंने कर दी। और लगभग अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भारत के अंदर भी जो है वो एंटर कर गए। तो इंडो ग्रीक सबसे पहले थे, ठीक है। फर्स्ट जो एंटर किए थे वो इंडो ग्रीक से एंटर किए थे। क्या अब आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया है कि ये पूरी कहानी क्या है? ये मैंने एक रफ आइडिया आपको दे दिया मैप के थ्रू। और आप देखिए कि इसी एरिया में जब पुष्यमित्र शुंग का, तो चलो वो फिर भी एक सक्सेसफुल रूलर रहा, उसके आगे अग्निमित्र वगैरह आते हैं, वो उतने ज्यादा जब इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाते हैं, तो यहीं पे इसी डायनेस्टी के अंदर शुंग के बाद जो है, यहीं पे ही क्या होता है, शुंग के बाद कौन आ जाते हैं, इनको हटा के जो है कनवा आ जाएंगे, ठीक है, कनवा आ जाएंगे। और फिर ये जो कनवा है, फिर इनका जो है बाद में युद्ध होगा, कुशांस आएंगे, वो इनको हटाएंगे, वो एक अलग कहानी है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे जैसे ये जो पार्थियंस हैं, साका हैं, ये सब है ना, तो ये साका लोग की 5 जगह से जो है साकाज ने हमला किया था, 5 जगह से रूल किया है। तो ये आप देखिए कि यहाँ पे आकर बैठ जाएंगे साका यहां भी आके बैठ जाएंगे। इधर है सतवाहन। अब सतवाहन के सबसे बड़े दुश्मन ना तो ये हैं शुंग है, ना ही कनवा है। उनका जो सबसे ज्यादा पावर का टसल चलेगा वो इनके साथ चलेगा, ठीक है, इन साकाज के साथ चलेगा। ये कहानी भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यानी कि ये लगभग सारा एरिया, ये गुजरात वाले एरिया को अगर हम देखते हैं तो इस साकाज के अंडर रहेगा। तो कुल मिला के कहानी ये यहां पे बैठती है भाई मेरे, कि जितना भी पूरा का पूरा आप समझो कि मौर्यों ने एक छत्र राज किया था अखंड भारत का, और जो है पूरा एक सेंट्रल स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप किया था, वो सारा का सारा यहां पे टूट जाता है, क्योंकि बाकी लोग अब कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। यानी जो है यहां पे सेंट्रल पावर से वापस से फ्यूडेटरी में कन्वर्ट हो गया, सामंतवाद में कन्वर्ट हो गया, जो कि एक अच्छी चीज भारत के लिए कभी भी नहीं रही है। इसीलिए मैंने बोला था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में कि इन सबको, यहां जितने भी राजा हैं, डंडे के जोर पे एक साथ किया जा सकता था, इनको ऐसे खुला नहीं छोड़ा जा सकता था। यही कारण था कि मौर्यंस ने जो है एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत सेंट्रलाइज किया हुआ था, बहुत ओवर सेंट्रल पावर रखी हुई थी, यानी लगभग सारी पावर अपने हाथ में रखी थी, लेकिन बाकी के रूलर नहीं संभाल पाए, वो एक अलग बात है। तो ये कहानी, ये कॉन्टेक्स्ट आपको अब समझ में आया होगा। भाई स्ट्रगल इंडिया भाई ये क्या कर रहे हो यार, मैं समझ गया ना, आप इतने सारे 50 मैसेज मत करो यार, समझ गया। डेली करंट अफेयर क्यों करवाऊंगा मैं उन टीचरों जैसा नहीं हूं कि डेली करंट अफेयर लेकर मुंह उठा के आ जाते हैं। भाई मैं मंथली कराऊंगा, मंथली करंट अफेयर बन रहे हैं, परेशान मत होगा करो, है ना। डेली कौन करंट अफेयर कराता है, और ना अपना समय खराब करो ना दूसरों का समय खराब करो डेली करंट अफेयर में। हाँ, उसका भी इलाज कर रहे हैं, एमटीएस का भी इलाज कर रहे हैं, परेशान मत हो आप, ठीक है, हो जाएगा, हेडशॉट करिए, उससे भी हो जाएगा। और ये सेशंस लगाओ, यहां बहुत कुछ मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है जी। तो ये पूरी कहानी मैंने बता दी। अब मौर्योत्तर साम्राज्य के अंदर पहले हम देसी शासकों की बात करेंगे, फिर हम विदेशी शासकों की बात करेंगे। तो शुंग, कण्व और सतवाहन की बात हम आज करने वाले हैं। आप देखिए पोस्ट मौर्यन का टाइम है, अगर मैं इसको एक रफ आइडिया देखता हूं तो 184 बीसी के आसपास, है ना, लगभग 184 बीसी के आसपास जो है ये सब लोग जो लुढ़क चुके हैं मोटा मोटा, और पुष्यमित्र शुंग पिक्चर में आ चुका है ना। तो मौर्य खत्म हो गए हैं इस काल में। अगर पोस्ट मौर्यन एम्पायर लगभग एक रफ आइडिया देखता हूं तो 200 बीसी से 300 एडी में चलता है। प्लीज आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये बीसी है और वो एडी है, यानी कि अब जो है समय वो ईसा मसीह के बाद वाला भी चालू हो गया है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये बीसी से एडी में वापस से हम आ रहे हैं, ये भी एक कन्वर्शन हो रहा है। अब मौर्यों का जो है मोटा मोटा 187 बीसी तक चलता है, जैसे कि मैंने बताया, और अशोक के सक्सेसर उतने स्ट्रांग नहीं थे, इस वजह से ऐसा हो गया। पूरा भारत जो फ्रेगमेंट्स में बट गया, टुकड़ों में बट गया था भारत, वो हमने देख ही लिया है। जो मेजर डायनेस्टी है, शुंग, कण्व और इंडो ग्रीक, शाकास, कुशांस, सतवाहन, ये सारे यहाँ पे भारत के अंदर आते हैं, और वो जो है कैसे रूल करेंगे वही तो हमें समझना है, एक एक करके उनको समझेंगे। फिर आप देखिए कि रिपीटेड फॉरेन इन्वेजन भारत को यहाँ पे झेलनी पड़ी है, और क्योंकि फॉरेनर लोग यहाँ से एंटर किए हैं तो हमारा कहीं ना कहीं उनके साथ फिर कल्चर भी कॉमन होना शुरू हो गया था, है ना। तो रिपीटेड इन्वेजन की वजह से आप देखिए कि 2 कल्चर, भारत और जो फॉरेनर कल्चर हैं वो आपस में मिलना शुरू हुए, है ना। तो वहां से जो है कहीं ना कहीं जो है एक डिफरेंट कल्चर की या एमलगामेटेड कल्चर की शुरुआत हुई, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए बोला जाए तो ऐसा बोला जाता है कि पहले के लोग जो उस तरफ से ईरान वगैरह से इधर आते थे तो वो समोसे में चिकन वगैरह भर के लाते थे, तो समोसा वहां से आया, है ना, ऐसा बोला जाता है। अब कहां से आया समोसा वो तो मुझे पता नहीं, आज हम आलू भर भर के खा रहे हैं समोसे को, है ना। तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं कि बहुत सारा जो है आपस में कल्चरल एक्सचेंज हुआ है। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो फ्यूडेटरीज जो है बहुत स्ट्रांग हो गई थी, छोटे छोटे राज्य बहुत स्ट्रांग हो गए थे, और वो किसी के भी कंट्रोल में आना नहीं चाह रहे थे, वो सेपरेट अपना रहना चाह रहे थे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव की जो सेंट्रल पावर है, अगर हम ओवरऑल में देखते हैं मौर्योत्तर काल में, तो वो
जो है हमें गायब देखने को मिलती है। विदेशी आक्रमणों की वजह से बार बार जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा था, ये मैंने बता दिया। प्रमुख राजवंश देखते हैं तो शुंग हो गए, कण्व हो गए, इंडो ग्रीक हो गए, शक हो गए, ये सब है। राजनीतिक विखंडन में अगर देखते हैं तो कई सारी छोटे छोटे सामंतों के बीच में भारत जो है बट गया था, यही इसका पूरा का पूरा क्रक्स है। और 187 ईसा पूर्व में मौर्य शासन समाप्त हुआ, जिसके बाद ये सारा का सारा कांड हुआ है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की मैं बात करता हूं। अगर आप मौर्योत्तर काल की देखते हैं यानी पोस्ट मॉडर्न पीरियड की देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा ट्रेड का एक्सपेंशन भी हुआ है, जिसमें हम मैरी टाइम या लैंड ट्रेड दोनों की ही बात करेंगे, यानी जहाजों के थ्रू भी यहाँ पे जो है व्यापार होना शुरू हो गया था। और बहुत सारे लोग आपस में जो है, क्योंकि इधर उधर आदान प्रदान हो रहा है, तो बहुत सारे जो देखिए कि गिल्ड्स बन गए थे। गिल्ड्स जो होता है व्यापार के लिए बनाए जाते हैं, जिसके अंदर छोटी छोटी जगहों पर जो है पूरा व्यापार का सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता है, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। तो ये लैंड के थ्रू भी हो रहा था और पानी के थ्रू भी हो रहा था, ये मैंने यहाँ से समझाने की कोशिश की है। फिर आप देखिए कि बहुत सारे सिक्के भी कॉमन हो गए थे, गोल्ड और सिल्वर जो है बहुत सारे सिक्के आए थे। इंडो ग्रीक्स पहले थे है ना जो सोने के सिक्के लेके आए, लेकिन धड़ल्ले से जो सिक्के लेके आए हैं वो जिसने बहुत वाइड स्केल पे इस्तेमाल किया वो कुषाण थे, उनकी भी बात हम आगे करेंगे। ठीक है भाई मेरे, करवा देंगे भाई, करवा देंगे। सुबह आ जाना, सुबह 12-1 बजे वाली क्लास में आ जाना, सब कुछ हो जाएगा। क्या कह रहे हैं सर? फिर चलिए भाई, मेरे को आपकी बात ही नहीं समझ में आ रही, क्या बोल रहे हैं ये? फिर उम्मीद लेके आए, फिर मेरे को तो बात ही नहीं समझ में आएगी क्या बोल रहे हो आप, है ना? कम से कम क्वेश्चन तो सही से पुट किया करो, पता ही नहीं लगता कि बोल क्या रहे हैं। प्रोस्पेरिटी ऑफ टाउन्स एंड गिल्ड्स, जैसे मैंने अभी बताया आपको, तो छोटे छोटे शहर जो है अच्छे खासे निर्माण हो गए थे उनके। और गिल्ड्स जैसे मैंने आपको क्या बताया कि उसमें क्या होता था कि एक छोटे एरिया के अंदर आप समझो कि एक प्रॉपर सेट बना दिया जाता था जैसे लोगों का, और वो क्या करते थे, वो पूरे का पूरे ट्रेड को देखते थे, उनकी मोनोपोली को देखते थे, क्वालिटी को चेक करते थे सब चीजों की, है ना? और छोटे छोटे व्यापारियों का वेजेस, वेतन वगैरह क्या होना चाहिए उसको तय करते थे। यानी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ लोग ऐसे रख लिए थे जो ट्रेड गिल्ड के नाम पे जो इन पूरी चीजों को देखते थे। ठीक है, ये एक हमें ध्यान में रखना है। फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर से बहुत सारे सवाल बने जो एक अलग क्लास में हम देखेंगे, जैसे गंधारा आर्ट हो गया, मथुरा आर्ट हो गया, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये भी जो है हमें पिक्चर में अब आती दिखाई दे रही है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ स्तूप, मोनास्ट्री, स्कल्पचर्स, ये बहुत सारी चीजें जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी इस काल के अंदर। फिर रिलीजन की बात करते हैं तो इन्होंने जो सबसे ज्यादा फोकस किया है, सबसे पहले तो महायान बुद्धिज्म पे किया। उसके बाद फिर जब शुंग आते हैं, वो ब्राह्मणिकल एम्पायर है, तो वो ब्राह्मणिज्म को ही बढ़ाएगा, तो उसने ब्राह्मणिज्म पे किया, वैदिक को नहीं किया। ये ध्यान रखिएगा, ये ब्राह्मणिज्म है, वैदिक नहीं है। ब्राह्मणिज्म और वैदिक में बहुत अंतर है। उसके बाद भक्ति एलिमेंट्स जो है यहाँ पे बहुत सारे हमें देखने को मिलेंगे। भक्ति काल लगभग शुरू हो रहा है यहाँ से, ऐसे भी हम कह सकते हैं। और बहुत सारे कल्चर्स का जो है एक्सचेंज होगा। और फिर बाद में जाके गुप्ता आएंगे जो डंडे के जोर पे जो है इन सबको जोड़ेंगे और कहीं ना कहीं फिर से सेंट्रल एम्पायर बनाएंगे। तो यानी कि इंडिया के आप समझो कि अखंड भारत बनने की कहानी हमने पढ़ ली, अब टूटने की कहानी पढ़ रहे हैं, और फिर गुप्ताओं के काल में वापस से अखंड भारत बनने की कहानी को हम पढ़ेंगे, ये समझना है। ठीक है, तो आर्थिक विकास में जो व्यापार है भूमि और समुद्री दोनों रास्ते से हो रहा था, सिक्कों का उपयोग बढ़ गया था, कस्मों और व्यापारिक संघों की समृद्धि हुई है यहाँ पे। कला और वास्तुकला में गंधार और मथुरा शैलियां जो है बहुत प्रसिद्ध हुई। स्तूप, मठों और मूर्तियों का निर्माण हुआ है। धर्म में अगर देखते हैं तो महायान बुद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म या फिर भक्ति तत्वों की यहाँ पे शुरुआत होती है। फिर संस्कृति में तो मैंने बता दिया ना, आपस में आदान प्रदान पूरे कल्चर का हुआ है। और अगर इसके बाद देखते हैं तो गुप्त काल जो है इसको वापस से जोड़ने की सब चीजों को कोशिश करेगा। चलिए, अब हम जो बात करने वाले हैं सबसे पहले वो करने वाले हैं शुंग डायनेस्टी की। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, वो रामबाण 2.0 पर, ठीक है भाई, अभी ये मत करो, मैं समझ गया, वो समय दो, अचानक से ऐसे नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। ठीक है, अभी मेरे को होश तो आ जाने दो, मैं समझ गया आपकी बात को। ठीक है, चलिए इधर देख लेते हैं। अभी आप देखिए कि अब जो हमारे सामने कहानी आती है वो आती है शुंग डायनेस्टी की, जो अभी मैंने बताया पुष्यमित्र शुंग बनाएगा। इस तरफ वाला एरिया तो आप भूल जाइए, है ना, ये तो कुनाल वाला एरिया था, ये तो वैसे भी हाथ से जाना ही है। कहीं ना कहीं आप देखिए कि यहां से फौरन हमले हो रहे हैं, बृहद्रथ उसको वैसे भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो जो इंडो ग्रीक यहाँ पे, इंडो ग्रीक जो यहाँ पे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आगे धड़ाधड़, उनको कहीं ना कहीं अगर रोकने का काम करेगा तो वो करेगा पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, आप देखिए कि इंडो ग्रीक भी जो है दो भागों में यहाँ पे जो है वर्क कर रहे थे। एक आप समझो कि एक तरफ था मिनेंडर, ये नाम आपने सुना भी होगा, और एक तरफ था अपोलोडोटस। अपोलोडोटस तो होता क्या है कि इंडो ग्रीक्स में ये जो मिनेंडर है ये हमला करता है, और जो पुष्यमित्र शुंग है यहाँ पे बैठा हुआ, तो शुंग जो है,
शुंग जो है वापस से मिनेंडर के हमले को यहाँ पे रोकते हैं, विफल करते हैं। कहीं ना कहीं शुंगों ने कुछ हद तक जो है कंट्रोल करने की कोशिश की और जो फॉरेन इन्वेजन है यानी कि जो बाहरी लोग आक्रमण कर रहे हैं उनको रोकने की कोशिश की है। कुछ हद तक हम ये जरूर मान सकते हैं। ठीक है भाई मेरे। और फिर नीचे तो मैंने आपको बताया था कि सतवाहन हो जाएंगे और इस तरफ जो है कलिंग हो जाएगा, कलिंग और यहां पे सतवाहन। ठीक है, ये बात ध्यान है आपको। अच्छा, एक चीज मैं और बताना भूल गया कि ये तो है ही है, नीचे का बिल्कुल बॉटम में भी देख लेते हैं। अगर बिल्कुल डीप साउथ में जाएंगे, सबसे नीचे जाएंगे, तो आप देखो ऊपर चौड़ा या चोला कह लो, फिर नीचे पांड्या और इधर चेरा। ये तीनों का जो बनता है इसको बोलते हैं संगम एज। ठीक है, इसकी मैं जो है रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा, आपको वो देख लेनी है संगम एज की। इससे प्रश्न ज्यादा आए नहीं है, पहले बहुत प्रश्न आते थे लेकिन अभी बहुत ज्यादा आ ही नहीं रहे हैं, तो वो रिकॉर्डेड वीडियो जो डालूंगा उसको आप देख लेना, वहां से आपका कवर हो जाएगा संगम एज। ठीक है, तो जो मैं बोलता हूं कि साउथ के एम्पायर पढ़ने के लिए, तो ये साउथ के एम्पायर जो है अभी उतने फिलहाल इनसे ज्यादा सवाल नहीं आ रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि डीप डाउन जो है साउथ में जाके भी कुछ कुछ चीजें हो रही हैं, वो हमें ध्यान में रखना है। शुंगों का कार्यकाल 185 से 73 बीसी तक चलेगा, एक तो ये बात ध्यान रखिएगा। और जो ये पुष्यमित्र शुंग है ये बृहद्रथ को जो है यहाँ पे टपकाएगा और यहाँ पे बैठ जाएगा मोटा मोटा 185 बीसी के पास में। और अगर रूलर बोलते हैं, जो फाउंडर है शुंग डायनेस्टी का, तो वो पुष्यमित्र शुंग ही है, जो कि कह लीजिए कि धर्म पे जो है एक तरह से ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणिज्म को ही सपोर्ट करेगा, है ना। वहीं पे अगर हम देखते हैं तो कैपिटल किसको बनाता है, पाटलिपुत्रा को अपनी कैपिटल बनाता है। और यहां पे अगर कोर रीजन देखते हैं तो नॉर्थ इंडिया जो है उसी पे बेसिकली राज कर रहा है ना। और इंपॉर्टेंट सेंटर अगर देखते हैं तो विदिशा मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो भी इसका कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर जो है रहा है। फिर सोशल बैकग्राउंड तो मैंने बता दिया कि ब्राह्मण है भाई मेरे। और रिलीजन और कल्चर की बात करेंगे तो इसने किया क्या, ब्राह्मणिज्म को ही सपोर्ट किया है, एक तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और इसी के कार्यकाल में जो वैदिक रिचुअल्स वापस से चालू हो गए थे। ठीक है, अब वो वही है कि ब्राह्मणिज्म जो है एक तरह से ब्राह्मण की सोच और वैदिक वेद, ठीक है, उनका कहीं ना कहीं मिश्रण है, जहां पे उसने अपने हिसाब से जो है मोल्ड किया है चीजों को, ऐसे समझ लीजिए, और वही उसी को बढ़ावा इसने दिया है। उसके बाद अगर देखते हो तो भगवतिज्म, जिसको अर्ली वैष्णविज्म भी बोल देते हैं, तो भगवतिज्म का जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं उत्पत्ति होती हमें नजर आ रही है। फिर आप देखिए कि यज्ञ जो किया करते थे, तो इसने पुष्यमित्र शुंग ने जो है अपनी पूरा ये जो देखिए कि एक तरफ मैंने बताया कि पाटलिपुत्र, एक तरफ जो है विदिशा, इन दो सेंटर्स को अपने अंडर मेजर इसके सेंटर थे। और अपना रूल कायम करने के लिए कि मैं एक छत्र राजा हूं, ये क्या किया करते थे, जो ब्राह्मण किया करते थे। और वो उसके लिए क्या करते थे भाई मेरे, है ना, ताकि लोगों को पता लग जाए। तो वो लोगों को देखिए, लोगों ने भी ज्यादा विरोध किया नहीं, है ना, इसने बृहद्रथ को मार दिया, बृहद्रथ से लोगों को वैसे भी उम्मीद ज्यादा नहीं थी। तो कुल मिला के कहानी ये है कि यहाँ पे 2 अश्वमेध यज्ञ इस आदमी ने किए, एक से भी गुजारा नहीं हुआ, 2 अश्वमेध यज्ञ किया। और अश्वमेध यज्ञ इसीलिए किया जाता है कि भाई मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, किसी का दम है तो रोक लो, वो वाली कहानी रहती है ना। तो किसी ने नहीं इसको रोका, ना लोगों ने विरोध किया, और अल्टीमेटली जो है अपनी जनता को सेटिस्फाई भी कर दिया। और यहाँ पे जो है 2 घोड़ों की बलि तो दे ही दी भाई मेरे। इसके बाद अगर देखते हैं तो पतंजलि और कालिदास यहाँ पे आपको इसके कंटेम्परेरी देखने को मिलते हैं। ये पतंजलि वो रामदेव बाबा जी वाला ना, अटक गई भाई, है ना, तो वही वाला पतंजलि है जी। अच्छा, क्वालिटी वाला मैंने बोला है उनको, देखते हैं उसका भी मैं करता हूं, उसको 1080 FPS में करवाने की कोशिश करता हूं। ठीक है भाई, 1080 में। और ये जो माइंड मैप है आपको जो मिल रहे हैं, आप मेरे को एक बार ये भी बता दीजिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो डिमांड करते हैं कि ये माइंड मैप की जो PDF डाली जाए वो लो क्वालिटी की करके डाली जाए, क्योंकि HD में जो है उनसे फिर उनको परेशानी होती है कि इतना हमारे फोन में स्पेस वगैरह नहीं होता। तो ये बता दो कि इसकी जो PDF है वो आपकी सही खुलती है ना, जब PDF खोलते हो, मैं PDF की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है, वो उसमें साफ दिखाई देता है कि नहीं देता, वो भी बता देना। फिर आप देखिए कि ये कालिदास जो है ये एक नॉवल लिखता है, मालविका अग्निमित्रम। तो अभी जो पुष्यमित्र शुंग का आगे सक्सेसर की बात करेंगे इसके बेटे की, तो उसमें मैं आपको अग्निमित्र के बारे में भी बताऊंगा। बट कुल मिला के यहाँ तक कहानी आपको समझ आ गई। तो पुष्यमित्र शुंग जो है गद्दी पे बैठ रहा है 185 BC में, और बृहद्रथ की हत्या करके खुद को राजा घोषित करता है, राजधानी पाटलिपुत्र को बनाता है। 2 मेजर रीजन देखते हैं तो आपका जो है उत्तर भारत के अंदर विदिशा और दूसरा पाटलिपुत्र, ये 2 मेजर रीजन है। और जो आप कह लीजिए धर्म से ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मणिज्म को और भगवतिज्म को ही प्रमोट करता है भाई मेरे, वैदिक अनुष्ठानों को फॉलो करता है और ब्राह्मणवाद का संरक्षण करने की पूरी कोशिश करता है। 2 अश्वमेध यज्ञ करता है ताकि अपनी राजसत्ता को और ज्यादा सुदृढ़ कर पाए। पतंजलि और कालिदास जो है इसी कार्यकाल में होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा PDF सेट है ना, ठीक है ठीक है ठीक है।
कह रहे हैं ये बैच एनफ है जीके के लिए। फिर अगर ये एनफ नहीं है तो कोई बैच एनफ नहीं है भाई मेरे जीके के लिए, ये मोर देन सफिशिएंट है। चलिए आगे, पुष्यमित्र शुंग के अंदर अगर हम देखते हैं यहाँ पे लिटरेरी डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो मैंने जैसा बोला कि पतंजलि जो है यहाँ पे इसके कंटेम्परेरी हैं, ठीक है। फिर वहीं पे अगर देखते हैं तो महाभाष्य जो लिखी गई है ना, पतंजलि ने जो लिखी है, इसके अंदर जो है पाणिनि ने, आपको याद है कि 4000 संस्कृत ग्रामर के रूल लिखे थे, उसी की ही कमेंट्री जो है महाभाष्य के अंदर यहाँ पे पतंजलि लिखते हैं। इसके अलावा संस्कृत लैंग्वेज का जो है आप समझो कि पुनरुत्थान यहाँ पे देखने को मिलता है, और संस्कृत लैंग्वेज जो बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल होना फिर शुरू होते हैं। ऑब्वियसली बात है, ब्राह्मणवाद है तो संस्कृत लैंग्वेज को होना ही है। फिर इसके अलावा आप देखिए कि इन्होंने जो है, आप देखो मिनेंडर को हराया, इंडो ग्रीक रूलर मिनेंडर को हराया, ये मैंने यहाँ पे वापस से लिख दिया है। फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो देखिए जो बुद्ध लोग हैं, बुद्ध धर्म के लोग तो इसको जो है दुष्टि मानते हैं पुष्यमित्र शुंग को, कि भाई इसने हमारे स्तूपों को तोड़ा है और बुद्धिज्म को नष्ट करने की कोशिश की है। और वो एक पॉइंट पे ठीक भी लग सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखते हैं तो बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत, आप देखिए गोल्डन एज चल रही थी उनकी, और ब्राह्मणिज्म वापस, देखो ब्राह्मणिज्म को तो उन्होंने सप्रेस कर दिया था, अब वापस से ब्राह्मणिज्म को कायम कौन कर रहा है? पुष्यमित्र शुंग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा तो ये बात सच भी हो सकती है ना। लेकिन वहीं पे अगर दूसरा कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो पुष्यमित्र शुंग का बारे में ये बोला जाता है कि उसने भड़ूच स्तूपा को जो है, जो सतना एमपी के अंदर है, वापस से रेनोवेट करवाया था, उसकी रेलिंग्स वगैरह को। अब यहीं पे जो है थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है, लेकिन बुद्ध धर्म वालों को बोलना कि नहीं तोड़ा था इसने, तो अब क्या सत्य है वो तो नहीं पता, लेकिन अभी जो रिकॉर्ड्स में मिलता है वो यही मिलता है। हाँ, बुद्धिस्ट रिकॉर्ड को देखोगे, अगर आप उनको ऑथेंटिकेट मानते हो, तो फिर आपको जो है बिल्कुल ही अलग पिक्चर इसकी देखने को मिलेगी। वहीं पे हम बात करते हैं स्टोन रेलिंग, जिसको कि वेदिका बोलते हैं। ये सांची स्तूपा में जो ऐड करने का काम है, वो देखो सांची स्तूपा अशोक बना गया था, लेकिन जो रेलिंग बनाई गई है वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बनाई गई है। यानी इससे मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि ये जो सांची स्तूपा है भाई मेरे, काफी पुरानी है सांची स्तूपा, अशोक के टाइम की। और ये जो भड़ूच स्तूपा की कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं ना, रिकंस्ट्रक्शन की, ये पुष्यमित्र शुंग के टाइम में हो रही है। तो जहां तक मेरे को समझ में है, तो अगर इसके क्वेश्चंस आए भी पेपर में, तो आपको ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर होने से कि पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। हालांकि बाद में मैं इसके क्वेश्चंस वगैरह सब करवा दूंगा क्लास के एंड में भी, है ना, जब सेकंड क्लास एंड होगी। लेकिन अभी के लिए बस ये कॉन्टेक्स्ट समझना कि कौन से स्तूप किस एरिया में किस टाइम पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे भी एक प्रश्न बना था। फिर उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो बुद्धिस्ट आर्ट जो है वो काफी यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि वर्चस्व उसका बढ़ा था, बट बढ़ा क्या था, वो तो पहले से टॉप पोजीशन पे चल रही थी बुद्धिस्ट आर्ट, तो उल्टा ब्राह्मणिज्म को सप्रेस कर दिया गया था। बट ठीक है, वापस से ब्राह्मणिज्म जो है ऊपर आ रहा है, ये हम कह सकते हैं। और अब ये पॉइंट देखिए, वही कंट्रोवर्शियल सी चीजें हैं, अब मानना चाहे किसको सही माने किसको नहीं, वो आप समझ सकते हैं। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करता हूं, तो अगर हम देखते हैं तो ट्रांजिशन फेज यहां पे हमें देखने को मिलता है। मौर्यों की जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है वो खत्म होकर रीजनल किंगडम जो है यहाँ पे बन रही है, यानी कि सामंतवाद यानी फ्यूडेटरीज जो है यहाँ पे पिक्चर में आपके आते हैं। और अगर हम देखते हैं तो बहुत सारा रिलीजियस को एग्जिस्टेंस, कल्चरल सिंथेसिस हमें देखने को मिलती है। इसका मतलब है एक ही समय पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग रह रहे हैं और आपस में जो है इधर उधर कल्चर का एक्सचेंज हो रहा है। ऐसा समय जो है ये पुष्यमित्र शुंग के टाइम में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि कोई ना कोई जो है, आप देखिए कि ये इतनी सारी संस्कृति के लोग तभी आपस में रहते हैं जब कोई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको खदेड़ने की कोशिश नहीं कर रही है, ठीक है। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वैसे भी वीक है, हर कोई अपनी अपनी संस्कृति को जो बढ़ावा दे रहा है। और साथ में मैंने पहले बता दिया कि भड़ूच स्तूपा का निर्माण ऐसा बोला जाता है पुष्यमित्र शुंग ने करवाया है। सांची स्तूपा में जो रेलिंग बनवाई है पत्थर की, जिसको वेदिका बोलते हैं, वो भी पुष्यमित्र शुंग ने बनवाई है। ब्राह्मणवादी संरक्षण के बावजूद बौद्ध कला का जो है यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, ऐसा कह सकते हैं एक तरह से। वहीं पे जो इसके कोर्ट के अंदर आप देखिए कि पोइट्स थे या फिजिशियंस थे, है ना, तो उसमें से एक जैसे आप समझ लीजिए कि पतंजलि हो गए। और फिर जो महाभाष्य है, ये पाणिनि का जो हमने संस्कृत ग्रामर के रूल देखे थे ना, 4000 रूल देखे थे, उसके ऊपर एक टीका जो है यहाँ पे रचा गया है, ये इसी कार्यकाल का है। संस्कृत भाषा का सबसे ज्यादा विकास भी यहीं पे देखने को हमें मिला है। इसीलिए हम बोलते थे कि जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी है, तो संस्कृत भाषा का तो बीच में पूरा वर्चस्व ही खत्म हो गया था। तो जब उस टाइम पे संस्कृत भाषा पीक पे थी ही नहीं, तो किसके लिए लिख दी उसने जो है संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र? क्योंकि उस टाइम पे तो आप समझो कि मौर्य तो वैसे भी संस्कृत को इतना पुश मार नहीं रहे हैं, तो वो तो वैसे ही बुद्ध धर्म, जैन धर्म, प्राकृत भाषा, पाली भाषा के मतलब कि पक्ष में है। तो फिर संस्कृत भाषा का क्या यूजफुलनेस था उस टाइम पे, इसलिए उस टाइम पे मैंने ये बोला था। हालांकि संस्कृत तो वैसे वैदिक काल से ही चल रही है ना, बट मेजर जो संस्कृत हमें देखने को मिलती है अब देखने को मिलेगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट संस्कृत है, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये लगभग बता ही दिया मैंने। और मिनेंडर को, यानी मिलिंद या मिनेंडर एक ही बात है, इंडो ग्रीक जो है उसको हराया था, ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। चलिए
फिर हम सेकंड रूलर की बात करते हैं। पुष्यमित्र शुंग का ही बेटा जो है गद्दी पे बैठता है, ठीक है। उसका नाम क्या है यहाँ पे? अग्निमित्र है। ये भाई की रोमांटिक कहानियां जो है कालिदास लिख गए हैं, तो वो मालविका अग्निमित्रम एक नॉवल है, उसमें उन्होंने सारी चीजें लिखी हैं। एलिथर स्पेक भाई, एक बार प्लीज मुझे उसका लिंक जो है ना व्हाट्सएप पे भेजना, 7009754930 पे प्लीज उसका लिंक भेजिएगा, है ना। उसको तुरंत मारेंगे, टेंशन मत लीजिए। कह रहे हैं सर आप टॉपर क्यों नहीं खरीदते? हमें खरीदने की जरूरत ही नहीं है, हम तो एवरेज बच्चे का सिलेक्शन करवा देते हैं। मैं टॉपर को बनाने में बिलीव ही नहीं करता। टॉपर को कोई टीचर नहीं बना सकता, टॉपर खुद बनता है टॉपर भाई मेरे। और बता दूं मैं आपको, जो इस साल का टॉपर है, कल को पेपर हो जाए ना, वो दावा नहीं कर सकता कि अगले साल भी वो टॉप 100 में रैंक ले लेगा। एसएससी ऐसा खेल है। तो काहे का इनको वो करना भाई, इन टॉपर्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई भी नहीं करना, और इनको ज्यादा वो नहीं करने की जरूरत, हमें डेकोरेटिव वे से है ना प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं, ना इनसे फैसिनेट होने की जरूरत है कि ये टॉपर है। कुछ नहीं है इन टॉपर्स के पल्ले, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। दिमाग तेज हो सकता है, लेकिन उस दिमाग का आपको क्या फायदा है? आपको अपने हिसाब से देखना है कि मैं एक एवरेज बच्चा हूं, तो कैसे मुझे सिलेक्शन ले लेना है, बस कहानी ये है। आपको टॉप 100 में जगह लेनी है या इंस्पेक्टर बनना है? सोचिए, देखो बहुत, दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। टॉप 100 में जगह हो भी जाएगी तो क्या, कौन सा तुम्हें आईएएस बना देंगे? बनाना तुम्हें इंस्पेक्टर ही है, उससे ज्यादा कुछ बना नहीं सकते हैं, है ना। ज्यादा से ज्यादा होम पोस्टिंग मिल सकती है, वो तो तुम्हें अंडर 1000 रैंक में भी मिल सकती है अगर देखा जाए तो। पॉइंट्स को समझिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये खरीद फरोख्त में हमें पढ़ना चाहिए, और ऐसे टॉपर्स से भी दूर रहिए, ऐसे टीचरों से भी दूर रहिए जो ऐसे घटिया काम करते हैं। चलिए, फिर उसके बाद आप देखिए कि इसने जो रूल किया ये विदिशा से किया है, यानी कि ये अल्टीमेटली जो है वाइसरॉय भी रहा है विदिशा का, तो इसने ज्यादा भाव जो दिया है वो विदिशा को दिया है, ऐसे आप समझ सकते हैं। इसके अलावा कालिदास की जो एक नॉवल है मालविका अग्निमित्रम, जिसमें उसने कालिदास ने इसके प्रेम प्रसंग के बारे में बताया है कि भाई जो है अग्निमित्र को जो है मालविका से प्यार हो जाता है ना, पुष्यमित्र शुंग को अच्छा नहीं लग रहा है। ये कुछ वैसी सी कहानी है जो मुगलों में हमें देखने को मिलेगी, अनारकली वाली, है ना, तो वैसा सही है कुछ। फिर उसके बाद आप देखिए कि इसके टाइम में भी वैदिक रिलीजन का रिवाइवल ही हुआ है, और संस्कृत कल्चर को इसने भी प्रमोट किया है। और मनुस्मृति जो एक कंट्रोवर्शियल किताब है बहुत बड़ी, वो शुंगों के टाइम में ही बनी है। आपने सुना भी होगा बहुत सारे लोगों ने मनुस्मृति के बारे में, ये वही उसी मनुस्मृति की बात हो रही है। तो ये जो है शुंग काल के अंदर ही आती है। फिर एक जो है हेलियोडोरस एपिसोड की भी बात कर लेते हैं। एक्चुअली ग्रीस का एक राजा है एंटेल्सीडस, है ना, जो कि आप देखिए कि लगभग आप देखो ग्रीक्स लोग जो थे, सेल्यूसिड एम्पायर आपने देखा होगा, तो वो ग्रीक ही तो थे। तो ये तक्षशिला तक तो आ ही रखे थे, शकुनी वाली जगह पे, है ना। तो यहाँ पे जो है ये ग्रीक राजा एंटेल्सीडस जो है ये हेलियोडोरस को भेजता है। कई बार ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि किसके कोर्ट में भेजता है, अग्निमित्र के कोर्ट में भेजता है या किसी और के में। तो ये बात ध्यान रखना, ये भागभद्र के कोर्ट में इसको भेजता है, ठीक है। भागभद्र भी एक शुंग राजा है, तो हेलियोडोरस को जो भागभद्र के यहाँ पे भेज रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां लिख भी दिया होगा, हाँ ये रहा, ठीक है, शुंग कोर्ट ऑफ किंग भागभद्रा, ठीक है, नोट अग्निमित्रा। इसके अलावा इसी ने जो है आप देखिए कि एक गरुड़ ध्वज भी बनाया है ना। तो यहाँ पे अगर गरुड़ ध्वज को देखते हैं, ये इसको ही हेलियोडोरस पिलर भी बोलते हैं, इसी नाम से ही। ये कहाँ पे बना है? ये बेस नगर में बना है विदिशा के अंदर, जो कि भगवान वासुदेव यानी कि भगवान श्री कृष्ण को ये डेडिकेटेड है, तो इसको बोलते हैं गरुड़ ध्वज। लगभग अगर देखें तो ये मोटा मोटा अशोक वाला सिस्टम से ही कहीं ना कहीं प्रेरित हमें देखने को मिल रहा है, और होगा भी क्योंकि उन्हीं के तो फ्यूडेटरी निकले हैं एक तरह से। इसके अलावा अगर देखते हैं इंस्क्रिप्शन जितनी भी, तो मैंने क्या बोला आपको कि ये जितनी भी इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेंगी प्राकृत भाषा में देखने को मिलेंगी, क्योंकि शुरू में ही अशोक तो है यही काम कर रहा था, है ना, और उसके जो वंशज हैं वो भी वहीं बुद्ध धर्म के मैक्सिमम टेक्स्ट आपको पाली में देखने को मिलेंगे, लेकिन मौर्यों का मैक्सिमम कंटेंट जो आपको प्राकृत में देखने को मिलता है। फिर जो है कहीं ना कहीं कोरिलेशन है, और आम लोगों के बोलचाल की भाषा है प्राकृत, तो उसी में डालना जरूरी था, और वो हमें यहाँ पे देखने को मिला। फिर यहीं पे हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलते हैं भगवतिज्म के और इंडो ग्रीक कल्चरल के इंटरेक्शन के, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कल्चरल इंटरेक्शन ही तो होगी कि ये अपना ये बंदा यहाँ भेज रहा है। फिर आपस में हो सकता है कुछ इंडो ग्रीक्स की इंडियन से शादी भी हो रही हो, आपस में कल्चरल एक्सचेंज भी हो रहा हो, बहुत सारी चीज यहाँ पे रहती थी, ठीक है। तो कुल मिला के कहानी ये है, पुष्यमित्र शुंग का बेटा जो है अग्निमित्र जो है गद्दी पे बैठता है, जो कि विदिशा से सारा का सारा राज्यपाठ चलाता है। कालिदास का जो नाटक है मालविका अग्निमित्रम, जिसमें इन दोनों की प्रेम प्रसंग कहानियां बताई गई हैं। फिर वैदिक धर्म का पुनरुद्धार इसके टाइम पे भी हो रहा है, संस्कृत को भी बढ़ावा इसके टाइम पे दिया जा रहा है, बिल्कुल जो इसका बाप कर रहा था वही ये कर रहा है। और मनुस्मृति को जो है आप देखिए कि बड़े लेवल पे ये जो प्रमोट हुआ है मनुस्मृति, वो सारा शुंग एम्पायर के कार्यकाल में हो, जो कि एक कंट्रोवर्शियल किताब है। हेलियोडोरस का मैंने बता दिया भाई, मेरे एक यूनानी राजा एंटेल्सीडास जो तक्षशिला में बैठा है, वो भागभद्र के पास जो है इसको भेज रहा है, और यहाँ पे एक हेलियोडोरस स्तंभ भी बनता है। इसी स्तंभ को अगर देखते हो तो बेस नगर में बनता है, भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण को डेडिकेटेड है, गरुड़ ध्वज इसको आप बोल सकते हैं। और इस पे जो शिलालेख लिखे गए हैं ये प्राकृत भाषा में इस पे लिखे गए हैं।
आगे अब फोर्थ रूलर जो आपका आता है वो आता है वासुमित्रा। ठीक है, ये 131 से 124 बीसी के बीच में वासुमित्रा आता है भाई मेरे। और इसको जो जाना जाता है इसके लिटरेरी सोर्सेज की वजह से, और या फिर कहें कि काफी आप देखो विद्वान टाइप राजा रहा है ऐसे कह लीजिए। और इसके अलावा इसने जो है एक डिफेंस भी क्रिएट करके रखा है शुंग एम्पायर के लिए, और इसके बाद तो लगभग टूट ही जाएगा, है ना, ये हम कह सकते हैं। और इसने भी जो है ब्राह्मणिकल सिस्टम को ही पैट्रोनाइज किया है, यानी कि उन्हीं जो ब्राह्मणिकल सिस्टम को ही आगे बढ़ावा दिया था। ठीक है, मोटा मोटा इसने, ये लास्ट ही राजा है जो अपने इस पूरे के पूरे ब्राह्मणिकल किंगडम को डिफेंड कर पाएगा। और ये होता ही है ना, जियो पॉलिटिक्स में एक राजा अच्छा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, स्ट्रांग आ जाएगा, अच्छा का मतलब स्ट्रांग है ना, और फिर जैसे ही वीक होगा तो दूसरा कोई हमला करेगा और उसको खत्म करके खुद यहां पे बैठ जाएगा। ऐसा बहुत कम होता है कि एक लाइन से जो है हम देखें तो एक के बाद बढ़िया से बढ़िया राजा आ रहा हो, तगड़ा आ रहा हो, ये बहुत हमें कम देखने को मिलेगा। गुप्ताओं में अच्छा खासा देखने को जरूर मिलता है, और सेम हमें मौर्यों में भी देखने को काफी मिला था, लेकिन यहां हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और देखिए अगर भारत की भी बात करते हैं, ये मैक्सिमम अगर आप बड़े बड़े एक छत्र राज्यों का भी देखेंगे तो 100-150 साल इतना ही होता है ना लाइफ। अब भारत जो है आज देखते हैं आप, है ना, चाइना को देखते हैं, यूएस को देखते हैं, ये जो आज की डेट में है जरूरी नहीं कि कल को ये ऐसा ही रहे, है ना। आप देखिए कि कभी भी जियो पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी, है ना। 75-76 साल पूरे अखंड भारत अभी जो हमारे पास है इसको है, कल को हो सकता है कि हमारे सारे एरियाज फिर से चेंज हो जाए, क्या पता हम वो जो पाकिस्तान वगैरह वाला, अफगानिस्तान वाला एरिया फिर अपने अंडर ले लें, है ना, या फिर यहाँ का एरिया चाइना के पास चले जाए, कैसे भी कुछ भी हो सकता है वो तो, है ना। या यूएस जो आज सुपर पावर है ना, कभी ब्रिटेन हुआ करता था, अब यूएस है, कल को जो है यूएस की ऐसी की तैसी हो जाए, तो ये कुछ भी हो सकता है जियोपॉलिटिक्स में, ये कोई फिक्स नहीं है कि आज जो है यही है। इसीलिए, और इसमें आप देखिए कि बहुत सारे लोग जो अलग अलग सामंतवाद के पक्ष में होते हैं वो हमेशा अपनी जो है पुश्तों को बताते रहते हैं कि भाई ये एरिया अपना है, जैसी कभी मौका मिलेगा फ्यूचर में तो लेना है, तो वो ऐसा ही सिस्टम रहता है ना। चलिए, इसके अलावा लास्ट रूलर की मैं बात करता हूं तो वो है देवभूति भाई मेरे। और देवभूति भी उतना सक्सेसफुल राजा रहा नहीं है, 83 से 73 बीसी के टाइम का लास्ट ही शुंग राजा है भाई मेरे, जिसको कि इसका कोर्ट मिनिस्टर होता है वासुदेव कानवा, जो इसको ओवरथ्रो कर देता है, लुढ़का देता है और हटा देता है यहां से। अब जो है यहां पे कौन फाउंडेशन में आ जाएगा, कनवा डायनेस्टी फाउंडेशन में आ जाएगी, यानी कि एक एरा खत्म होकर दूसरा एरा यहां पे शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सेम वही काम जो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ के साथ किया, बिल्कुल इनके साथ भी, इनके वंशजों के साथ भी वही हुआ कि भाई यहां पे बैठा है लास्ट रूलर देवभूति, और इसको लुढ़का के ये जो है यहां पे कन्व जो है वो गद्दी पे बैठ जाएंगे। सेम वही सिनेरियो वापस से रिपीट होता है, हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, ऐसे आप इसको कह सकते हैं। ठीक है भाई मेरे, चलिए, तो कन्व डायनेस्टी अगर हम देखते हैं, वैसे तो कन्व डायनेस्टी लगभग पूरे एरिया में ही थी, बट बाद में संकुचित होते 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 आपका यहीं पे ही सिमट के कहीं ना कहीं रह जाएगी। हम ये भी इस बात को समझेंगे, क्योंकि जो इंडो ग्रीक्स हैं वो इधर आने की कोशिश करेंगे, फिर इंडो ग्रीक्स को जो खत्म करके यहाँ पे कुषाण आने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सारा एरिया बाद में कुषाणों के अंडर में भी आएगा। ये बात भी हमें समझनी है। तो कनव कहीं ना कहीं सिमटते हुए नजर आ जाएंगे और बाद में लोग लगभग खत्म होते ही नजर आएंगे। ठीक है, चलिए अब जो है हम बात करेंगे कन्वों की ही। तो कन्व जो है 73 से 28 बीसी तक रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ा राज तो है नहीं, 40-45 साल का राज है मोटा मोटा अगर देखा जाए। और कैपिटल इन्होंने जो बनाया है वो पाटलिपुत्र को बनाया है। पहला राजा वासुदेव कन्वा है, इसी ने तो ये सारे का सारा जो खेल रचा था और यहाँ पे गद्दी पे बैठा है भाई मेरे, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रूलर्स की, तो भूमिमित्रा सेकंड रूलर है, तीसरा नारायण और चौथा सुशर्मन है। सुशर्मन ही इसका आखिरी रूलर था। ये रूलर्स के बारे में कुछ खास चर्चा करने की जरूरत है नहीं, इन्होंने कुछ बड़ा कारनामा किया भी नहीं है। बस ये समझ लो कि जो शुंग एम्पायर था उसी का नाम शुंग से हटा के कन्व कर दिया और गद्दी पे राजा चेंज हो गया। बाकी सब सिनेरियो लगभग लगभग सेम सा रहा। ठीक है, और ये भी वीक रूलर रहे हैं बाद में, है ना। उसने ले लिया वासुदेव कन्वा ने, लेकिन आगे के रूलर उतना संभाल नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं ये भी इनके हाथ से जाएगा। बड़ी शॉर्ट लिव डायनेस्टी है, सेंट्रल अथॉरिटी यहाँ पे कोई थी नहीं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो जब सेंट्रल अथॉरिटी वीक होती है तो हर कोई टूटने की कोशिश करता है, ऐसे समझ लीजिए। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करता हूं तो फाइनली अगर हम देखते हैं तो जो मगध का पावर डिक्लाइन है, जो पहले आप देखिए सारी चीज मगध से चला करती थी, अब कहीं ना कहीं मगध का हो गया पूरा सत्यानाश। यानी मगध का खेल अब ऑलमोस्ट आप देखिए खत्म हो चुका है। अब भारत का जो पावर का सेंटर है वो मगध नहीं रहा, हम ऐसे कह सकते हैं। जो मगध पूरे भारत को कंट्रोल किया करता था, अब वही मगध जो है खुद घुटनों के बल पड़ा हुआ है। ठीक है जी। इसके अलावा राइज ऑफ सतवाहन जो है दक्कन के अंदर हो रहा है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि सतवाहन अब नीचे जो बहुत मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है कन्वो से भी एरिया ले लिया जाएगा। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे
इधर सतवाहन मजबूती से बढ़ रहे हैं और इधर जो है इंडो ग्रीक आ जाएंगे, उधर से सिंथियन आ रहे हैं, है ना, इनकी आपस में भी लड़ाई चल रही है। तो अगर मोटा मोटा देखते हैं तो इधर जो है साका आकर बैठ जाएंगे, सिंथियन आकर बैठ जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला था इन दोनों की, अब सतवाहनों की और साका के बीच में लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये कन्व कहीं ना कहीं सिमट के रह जाएंगे। तो कुल मिला के कहानी ये है भाई, कन्वों का जो राज है 73 से 28 ईसा पूर्व तक चल रहा है। और अगर राजधानी देखते हैं पाटलिपुत्र, पहला शासक ही मेन है वासुदेव कर्ण, बस ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद भूमि मित्र नारायण और सुशर्मन तो आते हैं, लेकिन उतना अच्छा कुछ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, विकेट जल्दी आउट हो जाती है। और कम समय तक चलने वाला राजवंश भी इसको कह सकते हो, कमजोर केंद्रीय सत्ता थी भाई मेरे, इसी वजह से कम समय में चला। और क्या है, और मगध की शाही शक्ति के अंतिम पतन का प्रतीक है भाई। इसके बाद मगध जो है अपना सर नहीं उठा पाया, कहीं ना कहीं खत्म होता है। और सतवाहनों का काफी ज्यादा हद तक उदय हो गया था। और फिर हमें यहाँ पे भारत के पूरा का पूरा विखंडन हमें काफी ज्यादा देखने को मिलता है भारत के अंदर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सतवाहन डायनेस्टी की। देखो 3 बड़े मैंने बताया आपको, एक शुंग बताया, एक कन्व बताया, एक सतवाहन बताया। यही 3 मेजर हुए हैं भाई मेरे जो भारतीय हैं। बाकी तो फिर फॉरेन रूलर यहां पे हमला करेंगे, वो एक अलग केस है। तो अब मैं जो है इनकी बात कर रहा हूं सतवाहनों की। सतवाहनों का जो राज चलता है ये काफी लंबे समय तक चलेगा। आप देखो 60 बीसी से 225 एडी तक चलेगा। जी हाँ, आप देखिए ये बीसी है और वो एडी है, बहुत लंबा समय है ये, प्लीज इस चीज को समझिए, है ना। तो यानी कि मोटा मोटा इनका अगर देखा जाए तो 200 से भी ऊपर ही हो गया। ये कितना हो गया, 280-85 साल के आसपास इन्होंने राज किया है। हाँ, वो अलग बात है कि कभी सिमट के कम हो जाएंगे, कभी बढ़ जाएंगे, कभी कम हो जाएंगे, कभी बढ़ जाएंगे, लेकिन रहे तो हैं पिक्चर में। यानी मोटा मोटा 250 साल तक रह लिए, इससे बड़ी बात क्या होती है भाई, बहुत लंबा समय है ये। लेकिन हाँ, इसका कारण ये भी था कि इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेंशन की कभी कोशिश नहीं की है ना, या फिर पूरे भारत को ही एक छत्र कर दिया जाए, ऐसी भी इन्होंने कोई बड़ी कोशिश कभी की नहीं थी, ठीक है। तो ये रहा 280 के आसपास का साल है भाई मेरे, पूरा का पूरा। अब मौर्यों के भाई फ्यूडेटरी रहे, सामंत रहे, उनको सैल्यूट मारा करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब देखा कि भैया मौर्य तो वीक हो गए, तो खिसक के साइड में हो लिए कि भैया अब नहीं हम तुम्हारे अंडर, ना ही हम तुम्हें कोई टैक्स देंगे। अंडर का ये मतलब है कि सीधा टैक्स देना मना कर दो, है ना भाई। पूरा का पूरा सतवाहन डायनेस्टी का जो सामंत आपने बिठा रखा है वहां पे, एक तरह से चीफ मिनिस्टर टाइप कह लो, तो वो अगर टैक्स देना मना कर दे, है ना। अब मान लो कि यहाँ पे हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, कोई स्टेट है, मान लो बिहार का चीफ मिनिस्टर बोले मोदी को कि मैं तो नहीं टैक्स दूंगा, है ना, मैं तो अपनी बिहार अलग करता हूँ, तो खेल बस यहीं से हो गया ना अलग। अब वो फिर मोदी है कि भैया जाए और वहां पे जो है सेना भेजे, है ना, और वहां पे फिर नीतीश बाबू के साथ लड़ाई करे। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये कोई ऐसे सिनेरियो नहीं है। तो वो वाली कहानी है ना। फिर लड़ना है तो लड़ो जाके, और लड़ोगे कैसे भाई, अगर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो जाए, है ना, तो फिर क्या होगा, वही वाली कहानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये दक्कन से ज्यादा रूल किए हैं भाई मेरे, सेंट्रल इंडिया या दक्कन से जो है हमें इनका पूरा कार्यकाल देखने को मिलता है। और इनकी कैपिटल जो रही है वो प्रतिष्ठाना रही है, या इसको पैथान भी बोल देते हैं, है ना। लगभग महाराष्ट्र का एरिया आज के हिसाब से पड़ता है। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की मैं इनके बात करता हूं भाई मेरे, तो भड़ूच का पोर्ट जो है, जिसको बरीगाजा बोलते हैं, मेजर सेंटर रहा है भाई मेरे इंडो रोमन ट्रेड का। यानी रोमन लोगों के साथ ये अच्छा खासा एक्टिवली ट्रेड किया करते थे, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इनके सिक्कों पे भी जो है ये शब्द हमें देखने को मिलता है सतवाहना। वैसे अगर आप वेदों के हिसाब से देखेंगे तो इनको आंध्रा बोला गया है, ठीक है। तो वेदों के नहीं, पुराणों के हिसाब से, पुराणों में इनको आंध्रा बोला गया है। और वैसे अगर देखते हैं सिक्कों के हिसाब से, तो सिक्कों के ऊपर जो लिखा गया वो सतवाहन लिखा गया है। और इसके अलावा बहुत सारे जो इन्होंने सिक्के लॉन्च किए थे वो कौन से टाइप के थे, तो लेड के सिक्के आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, कुछ कुछ कॉपर के, तांबे के और सिल्वर के सिक्के भी देखने को मिलेंगे। गोल्ड हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं, होंगे भी तो कोई इक्का दुक्का होंगे, लेकिन गोल्ड के सिक्के ज्यादा नहीं चल रहे हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। गोल्ड के सिक्के तो अभी आने हैं इंडो ग्रीक्स के टाइम में। उसके अलावा एक्टिव ओवरसी ट्रेड जो है रोमन वर्ल्ड के साथ है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो मोटा मोटा इसके सारे पॉइंट हमने यहां भी कवर कर दिए हैं। इससे भी ये पोर्ट हो गया भाई मेरे, है ना। और यहाँ पे इनके साथ रोमन्स के साथ ट्रेड हो गया, सिक्कों के बारे में बता दिया, तो इससे भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। एक सेकंड रुकिए। तो हिंदी में भी वही हो गया, ये बंदरगाह होगी भड़ूच की, ठीक है। और ये अगर मोटा मोटा देखते हैं तो इन्हीं को आंध्रा भी बोल दिया जाता है। ये महाराष्ट्र का आंध्रा वाला लगभग एरिया इनके अंडर था। प्रतिष्ठान इनकी कैपिटल हुआ करती थी, और रोमन्स के साथ जो है ये व्यापार किया करते थे। इनको जो है पुराणों में आंध्रा बोला गया, लेकिन यहीं पर अगर सिक्कों के ऊपर देखते हैं तो सतवाहना बोला गया। यही इनके बारे में खास है। और ये लगभग एरिया जो है आपको सतवाहनों के अंडर देखने को मिलता है। फिर इधर का जो एरिया आपको देखने को मिलेगा, ये किसके अंडर देखने को मिलेगा, कलिंग, ठीक है। और ये जो कन्व है ये कहीं ना कहीं छिटपुट जो है यहाँ पे
कण्व देखने को मिलेंगे, बिल्कुल ही छोटे होकर रह गए हैं कण्व, है ना। लेकिन इनकी जो लड़ाई मेजर है वो कण्वों के साथ नहीं है अब, है ना, ऐसे आप समझ लीजिए। कण्व जो है इनके मेजर दुश्मन नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ से जो है साका आकर बैठ जाएंगे इनकी छाती पे और ये आपस में लड़ाई करेंगे। ये हैं इनके मेजर दुश्मन। चलो फिर इसके बाद अगर मैं बात करता हूं टेन्योर की, है ना, तो 60 बीसी से 225 एडी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। फर्स्ट रूलर की बात करते हैं जिन्होंने ब्राह्मणों को ग्रांट देना शुरू कर दिया था, और इन्होंने क्या किया एक्चुअली में, जो इनका बाद में पतन का कारण भी बनेगा। ये पहले ऐसे रूलर हैं जिन्होंने ब्राह्मण्स को लैंड तो दी, साथ में उनको जो है वहां से जो पूरा का पूरा रेवेन्यू इकट्ठा होता है उसका अधिकार भी दे दिया। अब आपने एडमिनिस्ट्रेशन का भी ब्राह्मण को अधिकार दे दिया उस लैंड की, और आपने पैसे का अधिकार भी दे दिया। तो इससे क्या हुआ, और अगर मान लो बाद में उसको हेरिडिटरी भी कर दिया गया, तो ये जो है ब्राह्मणों का वर्चस्व कहीं ना कहीं बढ़ता जाएगा और इनका खुद का वर्चस्व घटता जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं अपनी अथॉरिटी को फिर से वीक कर रहे हो, है ना, क्योंकि उनको आपने गिफ्ट के तौर पे दे दिया, लिया तो उनसे कुछ भी नहीं है। तो यहां ये भी इनके बाद में पतन का कारण बनेगा सतवाहनों के। ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि इन्होंने वर्ण और सोशल ऑर्डर जो पूरा का पूरा होता था उसको सपोर्ट किया है। फिर ट्रेड गिल्ड्स बना दिए, जो कि मैं पहले बता चुका हूं कि क्या होते हैं। अगर देखते हैं कौन से धर्मों को प्रमोट किया, तो ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म को काफी प्रमोट किया, और प्राकृत भाषा का ग्रोथ हमें काफी अच्छे तक इसको देखने को मिलता है इसमें। फिर आप देखिए कि ये जो नाना घाट का इंस्क्रिप्शन है, दो तरह के इंस्क्रिप्शन, एक नाना घाट का, एक नासिक का, ये दो हैं, ठीक है, नासिक और नाना घाट। नासिक इंस्क्रिप्शन में हमें देखने को मिलता है ये जो लैंड ग्रांट ब्राह्मण को दिया करते थे जमीन, और दूसरा जीनोलॉजी, यानी कि इनका इतिहास देखने को मिलता है कि इनका बाप कौन था, दादा कौन था, समथिंग लाइक दैट। और नाना घाट से हमें देखने को मिलता है कि इनके रॉयल रिचुअल्स और डोनेशंस क्या हुआ करते थे, क्या इनके शाही तरीके हुआ करते थे, वो सारे हमें नाना घाट से देखने को मिलते हैं। फिर इसके अलावा आप देखिए कि दक्कन के अंदर अगर मौर्यों के डिक्लाइन के बाद किसी ने स्टेबलाइजेशन पैदा की है, पूरे दक्कन को कंट्रोल करके रखा है, तो वो यही है भाई मेरे। और ये आप कह लो कि एक तरह से फॉरेन इन्वेजन के बीच में एक बफर स्टेट की तरह इन्होंने काम किया है। वही मैंने आपको बताया, नहीं तो फिर ऊपर से साका अगर हमला करते और ये पूरा लगभग मोटा मोटा दक्कन का एरिया भी जो है साकास के अंडर चला जाता, फॉरेन लोगों के अंडर चला जाता। लेकिन इन्होंने जो है अच्छा खासा उनको रिपल्शन दिया है और उनकी ऐसी की तैसी झंड करके रखी हुई थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इनका नॉर्थ साउथ ट्रेड रूट के साथ इनको हम लिंक करते हैं। तो कुल मिला के कहानी ये है भाई मेरे, ये दो, एक तो आपको इंस्क्रिप्शन याद रखने, शिलालेख याद रखने, नासिक वाला भूमि अनुदान और वंशावली के बारे में बता रहा है, और नाना घाट वाले शाही अनुष्ठान और दानों के बारे में बता रहा है। दूसरा आप देखिए कि ब्राह्मणवाद और बुद्ध धर्म का संरक्षण इन्होंने किया, प्राकृत भाषा का विकास हमें देखने को मिला है, अलग अलग वर्णों और समाज के लोगों को जो है इन्होंने पुश मारा है। फिर ब्राह्मणों को पूरी की पूरी भूमि दान दे दिया करते थे, साथ में उसके जो है रेवेन्यू राइट्स भी दे दिया करते थे, जिसकी वजह से बाद में इनका पतन का कारण बनता है। साकाज या फिर विदेशियों से जो है आक्रमण जो हो रहे थे उनको रोकने का काम भी इन्होंने किया, यही मैंने यहां पे लिखा हुआ है। आगे आप देखिए कि ये किसके फॉलोअर थे, तो ब्राह्मणिज्म के ही फॉलोअर थे। और अगर हम देखते हैं पहला इनका फाउंडर जिसने इसकी शुरुआत की है, तो वो कौन बनता है, सिमुका बनता है 120 से 96 बीसी के बीच में। ये ध्यान रखिएगा, अभी बीसी का टाइम चल रहा है सिमुका का जो है, और सिमुका ही इनका सबसे पहला राजा है, ठीक है भाई मेरे। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं स्क्रिप्ट की बात करते हैं और लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज ये प्राकृत भाषा यूज किया करते थे, और स्क्रिप्ट जो है ब्राह्मी है, बिल्कुल वही जो मौर्य किया करते थे, क्योंकि मौर्य का ही इंपैक्ट हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अब वो ऐसा तो है नहीं इमीडिएट में चेंज हो जाएगा, मौर्यों के जस्ट बाद ही तो आ रहे हैं, तो यही सब जो मौर्यों में हमें देखने को मिला, डिट्टो सेम कॉपी पेस्ट हमें यहां भी देखने को मिल रहा है। फिर आप देखो इनके जो मेजर इंपॉर्टेंट रूलर, मैं उन्हीं के बारे में केवल बताऊंगा। ये पहला बता दिया, अब थर्ड रूलर देखो सतकर्णी वन है। सतकर्णी वन ने जो है एक्सपेंड किया सतवाहना पावर को, कई सारे युद्ध लड़े हैं, फिर वैदिक सैक्रिफाइस किए हैं, और कंट्रोल ओवर वेस्टर्न मालवा एंड बेराड अगर देखते हैं तो यानी ऊपर का जो कंट्रोल है, इधर ऊपर तक, नीचे से जो है ऊपर की तरफ जो कंट्रोल बढ़ाया है वो इसने बढ़ाया है सतकर्णी वन ने। एक तो ये बात ध्यान रखेंगे। फिर जो गौतमी पुत्र सतकर्णी करेगा वो नीचे की तरफ करेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। इसके बाद अगर इस टाइम के रीजन हम देखते हैं सतकर्णी के टाइम के, तो अकारा, अनुपा, अपरांता, सौराष्ट्र, कच्छ, मालवा, मारू, विदर्भ, ये सारे एरिया जितने भी आपको ये देखने को मिल रहे सारे इसके अंडर थे भाई मेरे। फिर इसके बाद आपको जो कल्चरल कंट्रीब्यूशन ज्यादा देखने को मिलता है वो हाला रूलर के टाइम पे मिलता है। हाला रूलर कौन सा है, इनका 17वां रूलर है। मैंने बोला ना ये बहुत लंबा समय तक राज किए हैं। आप देखो सतकर्णी वन के बाद कई सारे रूलर आए, लेकिन ये मैं अब 17th रूलर पे आ गया हूं। बीच वाले रूलर्स के बारे में कुछ खास बात है नहीं बताने लायक। 17th रूलर जो है 20 से 24 एडी का है। कहां वो बीसी से शुरू हुए, अब एडी में आ गए हैं, ईसा मसीह के जन्म के आगे आ गए हैं 20-24 साल। तो यहां पे जो इसके आप देखिए कि हाला जो है 17th रूलर है ना। और दूसरा हमें यहाँ पे एक बुक है
सप्तासती, गथा सप्तासती, जिसको सत्ता साई भी बोल देते हैं, ये प्राकृत भाषा में लिखी हुई है, ये हाला ने ही लिखी है और ये लव लिरिक्स हैं जो सोशल लाइफ के बारे में बताते हैं और इसी में हमें कल्चरल एक्सचेंज या कल्चरल कंट्रीब्यूशन भी इनका देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुल मिला के कहानी ये है कि सिमुका ने इसकी शुरुआत की है। फाउंडर सिमुका 120 से 96 ईसा पूर्व में, ब्राह्मण धर्म के अनुयायी हैं, आधिकारिक भाषा प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी है। सतकर्णी जो है वो तीसरे शासक बने जो कि इसको ऊपर की तरफ जो है उन्होंने हमले कर करके एक्सपेंड किया सतवाहनों को, है ना, क्योंकि ऊपर आप देखिए ना कहीं ना कहीं आपको कण्व देखने को मिलेंगे या फिर जो है इधर साका देखने को मिलेंगे, तो उनको सबको एलिमिनेट करके वहां पे ये ऊपर में जा रहे हैं। फिर आप देखिए कि इसके अलावा वैदिक यज्ञ इसने परफॉर्म किए, पश्चिम मालवा बैराड ये सारा का सारा नियंत्रण अपने हाथ में लिया। हालांकि बात करते हैं तो वो 17वां रूलर है जो 20 से 24 ईस्वी पे आया है और प्राकृत में उसने जो गथा सप्तशती या फिर सतसाई जो है ये किताब लिखी है। यही इनका कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन भी है जो सामाजिक जीवन को दर्शाने वाले प्रेम गीत हैं। आगे अब इनका सबसे महान राजा आता है, इसको स्टार मार्क कर लो, हमेशा जो है यही आएगा, इसमें लिख लो आएगा, हमेशा पेपर में यही प्रश्न आता है। तो सबसे महान शासक इनका कौन सा हुआ, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी इनका सबसे महान राजा हुआ है जो कि 23वां रूलर है 106 से 130 एडी में। आप ध्यान दीजिए एडी की बात चल रही है, 106 से 130 एडी के बीच में ये रहा है। ग्रेटेस्ट सतवाहना रूलर है जिसने सतवाहना की पावर को वापस से रिवाइव किया है और इसने जो है साका, क्षत्रप और नाहपना सबको हरा दिया था यहाँ पे और इसको ही जो है साकाज, पहलवाज और यवनाज का डिस्ट्रॉयर भी मानते हैं। इन सबको हराने के बाद जो इसने वापस से अपने पूरे एम्पायर को कंसोलिडेट कर दिया था, क्योंकि मैंने बोला ना कि बीच में कोई वीक रूलर आता है तो एम्पायर छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, फिर कोई स्ट्रांग रूलर आएगा तो वापस से एक्सपेंड कर देगा। तो ये सबसे स्ट्रांग है, इसने अच्छे से एक्सपेंड कर दिया, इवन नीचे तक एक्सपेंड कर दिया था। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो मालवा, काठियावाड़ और दक्कन सारा का सारा इसने अपने अंडर ले लिया था। इसने टाइटल भी ले रखे थे, राजा राजा, महाराजा, त्रिसिम्हा, दिस्वरा, एका ब्राह्मणा, ये बहुत सारे टाइटल जो है ये लेकर बैठा था। ठीक है, और इसकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं वो हमें पता लगती है नासिक के इंस्क्रिप्शन से, जो कि इसकी मदर गौतमी बालाश्री ने उसमें मेंशन करवाई थी। एक ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर लेटर रूलर्स की बात करते हैं तो आप देखो अब मैं 24वें रूलर की बात कर रहा हूं जो सबसे आखिरी के रूलर्स हैं। उसमें एक वशिष्ठ पुत्र श्री सतकर्णी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही लगभग आ जाएंगे 130 से 154 एडी में। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइम पे आप देखिए मैंने बोला ना इनका जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है साका से चल रहा है, तो साका का राजा यहां पे एक बहुत स्ट्रांग आता है, क्योंकि कभी साका भी तो स्ट्रांग होंगे ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि इधर वाली स्ट्रांग है हमारे भारतीय। तो वो जो फॉरेनर शाका आ रखे हैं वो यहाँ पे बहुत उनका एक स्ट्रांग राजा आता है जिसका नाम है रुद्रदमन वन। अब रुद्रदमन वन जो है इसको 2 बार हराता है यहाँ पे वशिष्ठ सतकर्णी को, और फिर जो है अपनी बेटी की शादी भी इसके साथ करता है, एक अलायंस भी उसके साथ हो रहा है, आप ऐसे समझ लीजिए। और ये सब हमें देखने को मिलता है जूनागढ़ के इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, और फिर जो है इसने रिपेयर करवाया था अमरावती का स्तूप, एक तो ये बात इसके खास है। दूसरा जो है इसने जो एक्सटेंड किया था अपना रूल कृष्णा रिवर तक किया था, यानी ये जो राजा है वशिष्ठ सतकर्णी ये नीचे की तरफ रूल को एक्सटेंड कर रहा है, ऊपर कहीं ना कहीं हार रहा है और नीचे की तरफ एक्सटेंशन कर रहा है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मैंने वही बताया गौतमी पुत्र सतकर्णी सबसे महान राजा है सतवाहनों का जिसने पूरी शक्ति को पुनर्जीवित किया है। शक, क्षत्रप, नाहपना, शक, पहल, यवनों, इन सबको जितने भी विदेशी सबको मार गिराया, ऐसे समझ लीजिए। मालवा, काठियावाड़ और दक्कन का नियंत्रण अपने हाथ में लिया है। और उपाधियां कौन कौन सी ले रखी थी वो बता दिया, राजा राजा, महाराजा, त्रिसमुद्र, दृश्वेश्वर, एक ब्राह्मण, ऐसे करके ये सारी उपाधियां ली थी। ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है इसके बारे में सारी चीजें, तो नासिक के शिलालेख में जो कि इसकी माता गौतमी बालाश्री ने उस पर इंस्क्रिप्ट करवाया था। इसके अलावा बाद के शासक की बात करते हैं तो वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी जो आता है वो 24वां शासक है, और उसी टाइम पे जो शक राजा है रुद्रदमन वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग राजा है जो उसको हराता भी है 2 बार, है ना, और जो है अपनी बेटी का शादी भी उससे करवा रहे हैं। ये सब कहानी हो रही है। फिर आप देखिए कि रुद्रदमन के द्वारा 2 बार पराजित हुआ, वो तो हमें जूनागढ़ के शिलालेख में देखने को मिलता है। अमरावती स्तूप की मरम्मत करवाई है इसने, और कृष्णा नदी के मुहाने तक जो है विस्तार किया था। ठीक है जी। उसके बाद आपका आता है 27वां राजा, ये है यज्ञ श्री सतकर्णी। ये आप देखेंगे 165 से 194 एडी की बात हो रही है। लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर ही कह सकते हो। इसने मालवा और जो है उसको वापस से साका से ले लिया, जो साका पहले मालवा को हासिल किए हुए थे, और इसने जो है शिप या मैरी टाइम ट्रेड जिसको कहते हैं समुद्री जहाज से जो है
व्यापार करते थे, उसके अंदर भी काफी बढ़ावा बढ़ावा दिया है। फिर इसके बाद तीसवां रूलर आता है जिसका नाम था पुलमावी। पुलमावी जो है लास्ट सतवाहना रूलर है। इसके बाद सारे सतवाहना हमें टूटते हुए नजर आते हैं, कहीं भी सतवाहना का जो है ज्यादा हमें पिक्चर में नहीं देखने को मिलते। आप देखो मोटा मोटा 280 साल राज करने वाले लोग एकदम अचानक से फिर गायब हो गए। और वहीं कॉइन्स की बात करते हैं भाई मेरे, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं थोड़ी सी। कॉइन्स देखते हैं तो लेड के ज्यादातर बने हुए, कॉपर ब्रॉन्ज के भी बने होते थे, लेकिन मेनली लेड के बने हुए थे। लैंड ग्रांट जो ब्राह्मण को दिया करते थे, मैंने बोला उसके फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट दे देते थे, यानी कि वहां एक तरह से उनका शासन भी चलाने को दे दिया और वहां का राजस्व भी उनको दे दिया। इस वजह से ये धीरे धीरे वीक होते गए। इतने सारे लोग को देंगे, कभी ब्राह्मण को दे रहे हैं, कभी बुद्धिस्ट को दे रहे हैं, तो कैसे मामला चलेगा, है ना। राजा को तो बल्कि सेंट्रल करना चाहिए था अपनी पावर को, लेकिन इन्होंने ये गड़बड़ कर दी, जिसकी वजह से ये वीक होते गए। और बाद में जो है इन्होंने, आप देखिए अगर इनके टाइम पे, तो फ्यूडलिज्म की जो है अच्छी खासी नींव इन्होंने रख दी थी, क्योंकि फ्यूडल युग आना ही है इनके टाइम पे। अब फ्यूडल का मतलब टूट ही रहे हैं एक तरह से, फ्रेगमेंटेशन आना ही है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को पावर दे दी। अब वो सारे लोग आपस में लड़ेंगे, है ना, तो जब तक कि कोई डंडे के जोर पे उनको सबको एक ना कर दे, वो कहानी है। तो ट्रेड की बात करते हैं तो इंडो रोमन ट्रेड हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और कॉइन्स के ऊपर जो है ना शिप्स देखने को मिलता है, उनसे हमने ये जो है अंदाजे लगाए हैं। ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म को सपोर्ट किया है। और फेमस स्तूप देखते हैं तो अमरावती का और नागार्जुना कोंडा का स्तूप हमें देखने को मिलता है। कई सारे चैत्य विहार जो है इन्होंने बनवाए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वही मैंने बताया, ये अलग अलग चैत्य और विहार जो है बनवाए। व्यापार और धर्म के हिसाब से देखते हैं तो जहाजों, समुद्री जहाजों के साथ जो व्यापार किया करते थे रोमन लोगों के साथ। सिक्कों पे भी हमें ये सारी चीज देखने को मिलती है, और सिक्के जो है अलग अलग तरह के चलाए जाते थे उस टाइम पे, जैसे तांबे के, कांसे के, प्रोटीन के हो गया। और अगर हम बात करते हैं तो 27वें शासक की, वो था यज्ञश्री सतकर्णी, और उसके बाद जो है पुलमावी आता है जो कि लास्ट शासक होता है। इसके बाद सारा का सारा सिस्टम खत्म हो जाता है। ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुकों को ये जो बार बार वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दे दिया इन्होंने भूमि के, उसकी वजह से इनका अंत हो जाता है। ऐसे हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता ही दिया वैसे डिक्लाइन की क्या क्या कारण रहे हैं ना, लैंड ग्रांट्स वगैरह, वीक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, सेंटर में कोई है ही नहीं डंडा चलाने वाला राजा। फिर जो है आप देखिए इनके बाद जो है हम देखते हैं तो वकाटका आ जाते हैं महाराष्ट्र में, जो कि लगभग साकाजी हो गए एक तरह से, वकाटकास। और इश्वाकू जो है वो आंध्र रीजन में आ जाते हैं। यानी इन लोगों के खत्म होने के बाद फिर एम्पायर के अंदर दो भाग बढ़ते हैं, एक आता है वकाटकाओं के हाथ में और दूसरा आता है इश्वाकुओं के हाथ में। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि आगे चल के हम देखेंगे कि ये जो खत्म हो रहे हैं, इनके बाद जो गुप्ता लोग जब आएंगे वो डंडे के जोर पे इन वकाटकाओं को भी हराएंगे, सबको हराएंगे और सारे राज को एक छत्र करेंगे। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहां तक हमने ये चीज देख ली है। ये भी देख ही लेते हैं भाई मेरे, एक छेदी वाला डायनेस्टी भी देख लो, इसी में कवर कर लेते हैं। तो छेदी जो डायनेस्टी, अभी हमने कलिंग की बात नहीं की थी, बीच में कलिंग हमने ये तो बोला कि उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, लेकिन कहीं भी हमने कलिंग की बात नहीं की थी। तो जो कलिंग है भाई मेरे, इस तरफ अपने आप को, ओडिशा का जो एरिया है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट किया हो, तो वहां का भी देख लेते हैं। मैंने सिर्फ ये बताया था कि खारवेला वहां का सबसे इंपॉर्टेंट राजा रहा, लेकिन थोड़ी सी आइडिया ले लेते हैं कि कलिंग को हम मॉडर्न उड़ीसा के नाम से जानते हैं। पोस्ट मॉडर्न फेज में अशोका के बाद जो है कलिंग हमेशा जो है कोशिश करता रहा अलग होने की, और वो अशोक ने जबरदस्ती ही की थी उसको अपने साथ मिलाकर भी। फिर कैपिटल की बात करते हैं तो शिशुपालगढ़ है, जो कि भुवनेश्वर के आसपास देखने को मिलती है, आज भी भुवनेश्वरी कैपिटल है। मेन सोर्स जो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं जिनसे हमें पता लगता है इसके बारे में, तो हाथी गुम्फा, एलिफेंट केव्स है, इंस्क्रिप्शन उदयगिरी हिल्स भुवनेश्वर में है, ये सारी चीजें हैं, है ना। और इनके बारे में मैंने बताया था कि एक बार मैं देखने गया था और मेरे को पता ही नहीं था कि ये क्या चीज है, जब मैं छोटा था, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर खारवेला है, इसी के बारे में पूछा जाएगा कि भाई खारवेला कहाँ का राजा था, तो आपको ध्यान रखना है कि ये कलिंग का था, ये सबसे जरूरी राजा है। फिर इसने जो है जैन धर्म की जो है पैट्रोनेज किया, उसका संरक्षण किया है। वहीं पे आप देखिए हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के अंदर हमें इनके जो है मिलिट्री और विक्ट्रीज के बारे में पता लगता है और पब्लिक वर्क्स के बारे में पता लगता है। पहले खुदवा देते थे ना, जैसे अशोक के टाइम में हो रहा है, तो ये वही एक ही कार्यकाल तो चल रहा है सबका, है ना, आपस के कंटेम्परेरी तो है। तो जब अशोक खुदवा रहा है तो ये भी खुदवा देंगे, कौन सी बड़ी बात है ना। इसके अलावा आप देखिए कि मौर्यों के साथ लड़ाई झगड़ा करके इन्होंने वापस से कलिंग की पावर को रिस्टोर किया था, जो कि एक दिमाग में चलता आ रहा था कि इनसे तो अलग होना ही होना है। हाँ, वो अलग बात है कि जब तक डंडे का जोर था नहीं हो पाए। इसके अलावा आप देखिए तो रीजनल रिसर्जेंस हमें देखने को मिलती है, सब लोग अपने अपने एरियाज में जो है राजा बन के बैठे हैं और मेन कोई राजा वहां पे है ही नहीं है। मिसिंग है भाई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका फायदा जो है फॉरेन लोगों ने, विदेशियों ने बहुत ज्यादा उठाया और हमारा भारत जो है वापस से उनके कहीं ना कहीं चपेट में हमें जाता हुआ काफी एरिया जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है भाई मेरे, तो यहाँ पे एपिग्राफी की इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई थी, ये कुछ कुछ चीजें आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो अगर देखते हैं तो ये कलिंग का एरिया लगभग इतना सा एरिया था, कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, ये इनके अंदर था। छेदी की बात करते हैं तो 185 से 73 बीसी तक जो है महामेघ वाहना डायनेस्टी भी इसको बोल देते हैं, ये रहा है।
तो ये हिंदी में मैंने बता दिया चेदी के बारे में, है ना, या महामेघ वाहन डायनेस्टी के बारे में। जो मेन ये कलिंग हो गया भाई मेरा, उड़ीसा का एरिया हो गया। शिशुपालगढ़ इनकी राजधानी होती थी। और अगर हम इनका मेन राजा देखते हैं तो खारवेला है। और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन या हाथी गुम्फा की शिलालेख और उदयगिरी की पहाड़ियां हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। हाथी गुम्फा से जो है हमें पता लगता है कि कलिंग ने कैसे अपनी शक्ति हासिल की, क्या क्या पब्लिक वर्क किया करते थे, है ना, क्या क्या चीजें की, वो यहीं से देखने को हमें मिलता है। चलिए, तो कुल मिला के हमने ये एक भाग किया है। ये वो भाग है भाई मेरे जहां से आप देखिए कि भारत के लोग भारत को बचाए हुए हैं और आपसी लड़ाइयां भी हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है भारत के लोग ही चला रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कुछ हिस्से को। लेकिन अब बाकी के हिस्से में क्या गंद मचा हुआ था, कैसे जो है वो फॉरेन के रूलर यहां पे एंटर किए थे, वो क्या कर रहे थे, वो सारा जो है हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। और आज की क्लास जो है यहीं पे समाप्त होती है।